हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यश पूनिया एंड आज की वीडियो से हम क्या अपनी नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स को पढ़ेंगे। बहुत अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे क्योंकि लाइक आप सभी लोगों को पता है यार, कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स हमारे जितने भी हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के कॉन्टेस्ट देते हैं और लीड कोड वगैरह पे भी हम कॉन्टेस्ट देते हैं, स्पेशली कोड फोर्सेस या कोडशेफ वगैरह पर हमारी क्या है कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम ज़्यादातर हर कॉन्टेस्ट में एक या दो प्रॉब्लम हमें देखने को मिल ही जाती है। तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट हमारी एल्गोरिथम्स होती है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, मतलब सॉल्व करनी इतना सिंपल नहीं होता। कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स को हमें बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली सोचना पड़ता है, कोई जर्नल तरीका नहीं होता, जर्नल मेथड नहीं होता और यही चीज़ कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स को काफ़ी डिफिकल्ट बना देती है। तो मेरा इस पूरी सीरीज़ के साथ मेरा जो पर्पस होगा वो यही होगा कि मैं आपके लिए जितना इजी हो सके इस चीज़ को उतना इजी बना पाऊँ, जिससे कि आप लोग लाइक 90% आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। उससे ऊपर यार वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, बट 80 to 90% मैं चाहूँगा कि आप यार इस सीरीज़ के सपोर्ट से आप वो चीज़ें कर पाएंगे और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आप लोग कर पाओगे, क्योंकि आप जो कंटेंट देखने वाले हो वो आपको इन जनरल कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी इस पूरी सीरीज़ के साथ कि आप लोग वो चीज़ें समझ पाओ एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स में प्रॉब्लम्स ही होती है, थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। पर ये जो फर्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है इसमें हम थ्योरी कवर अप करेंगे। एक प्रॉब्लम भी हम यहाँ पे देखेंगे, एक CSCS की मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम पिक की हुई है, उसका भी सॉल्यूशन देखेंगे। बट थ्योरी यहाँ पे क्या है, आप लोग सोच सकते हो यार इसमें क्या ही थ्योरी होगी, बट थ्योरी इन द सेंस हमारे पास बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है, टैक्टिक्स होती है, टेक्निक्स होती हैं। उन सभी स्ट्रैटेजीज़ का, टेक्निक्स का यूज़ करके हम किस तरीके से प्रॉब्लम को एक तरह से देख सकते हैं कि हम उसे इफेक्टिवली सॉल्व कर पाए। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो प्लीज़ यार अगर आप नए हो चैनल पे, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। एंड बाकी यार अपना स्टार्ट करते हैं, कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स को समझना स्टार्ट करते हैं। इस पूरी वीडियो में हम थ्योरी कवर करेंगे, एक क्वेश्चन भी देखेंगे और आगे आने वाली जितनी भी हमारी वीडियोज़ होने वाली है उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो भी हमने आज थ्योरी हम कवर अप करेंगे उसी थ्योरी के रिगार्डिंग मैं आपको पिन पॉइंट करके दिखाता रहूँगा कि यार हमने ये पॉइंट्स देखे थे और इसके रिगार्डिंग हमारे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस तरह के हमारे पास प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, आपका पूरा इंट्यूशन बिल्डअप करूँगा कि यार किस तरह की प्रॉब्लम है, किस तरह की टेक्निक्स है, किस तरह की स्ट्रैटेजीज हमें यूज़ करनी चाहिए और कैसे हमें प्रॉब्लम की तरफ बढ़ना चाहिए। तो यार स्टार्ट करते हैं। पहले हमें समझ में आना चाहिए यार कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स में हमें किस तरह की प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। तो सिंपल सी बात है यार, जो हमारे पास जनरली एल्गोरिथमिक हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की, उसमें हमें कुछ आउटपुट देना होता है, हमें कुछ सॉल्व किया हमने, उसके हिसाब से हमें आउटपुट देना होता है। फॉर एग्जांपल हमें येस या नो में हमें आउटपुट देना हुआ या बूलियन वैल्यूज़ में हमें आउटपुट देना हो, पर इसमें क्या है यार, हमें वो वैलिड आंसर्स भी जनरेट करने होते हैं। वैलिड आंसर्स इन द सेंस लाइक कोई प्रॉब्लम हमें बोलता है यार कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आप सॉल्यूशन बिल्डअप कीजिए और जो सॉल्यूशन आप बिल्डअप कर रहे हो वो भी प्रिंट करना होता है। तो इस तरह की बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स होती है, उन्हीं को हम कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स के अंदर, उसके अम्ब्रेला के अंदर हम ले आते हैं कि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स जिसमें कि हमें कंस्ट्रक्ट करनी होगी कोई चीज़, कोई हमें गिवन कंडीशन है कि यार ये एक पर्टिकुलर कंडीशन है, इसके हिसाब से आप एरे एक बना के दीजिए हमें, या एक परम्यूटेशन हम जनरेट कीजिए, या एक तरह का ग्राफ हमें जनरेट करना हुआ। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में जिसमें हमें कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ रहा है, जिसमें हमें कुछ भी वैलिड सॉल्यूशन डेवलप करना पड़ रहा है, बिल्ड करना पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें हमारी क्या कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स के अंडर आती हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स वही होते हैं, सोल्यूशन जो होता है उसमें कोई ना कोई ट्रिक इन्वॉल्व होती है, हमें कुछ ना कुछ ट्रिकियर तरीके से सोचना पड़ता है, कुछ स्मार्ट तरीके से सोचना पड़ता है और वही हमारा इस पूरी सीरीज़ में पर्पस होगा, वो ट्रिक्स को देखना है कि अच्छा ये वाली ट्रिक इसमें यूज़ हो सकती है, ये वाली ट्रिक इसमें यूज़ हो सकती है, वही सारी चीज़ें हम करेंगे। पहली चीज़ यार, ट्रिक को रिमेंबर नहीं करेंगे, हम याद नहीं करने की कोशिश करेंगे। इन जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो भी चीज़ें हमारी यूज़ होती है वही सारी चीज़ें हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। आउटपुट यूजुअली येस या नो होता है, फॉलोड बाय योर कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हमारी जो कंस्ट्रक्शन है उसे भी हमें फॉलो करके आंसर में देना होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास वही बात है यार, कोई एरे है उसमें हमें बोला गया कि यार कोई सब सीक्वेंस बताइए कि इस वाली पर्टिकुलर कंडीशन को वैलिड सेटिस्फाई करता हो कि क्या कोई सब सीक्वेंस है या नहीं है और उसके बाद वो सब सीक्वेंस भी प्रिंट कीजिए। तो इस तरह की प्रॉब्लम हुई जिसमें हमें कंस्ट्रक्ट करना हुआ कुछ, तो वो कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स में हमारी आ जाती है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम्स होती है फील होती है एडॉक टाइप की। एडॉक टाइप की क्या, किस तरह की हमारी पास प्रॉब्लम्स होती है जिनका हमें पर्टिकुलर अप्रोच या सॉल्यूशन नहीं पता होता है। एक तरह से पजल लाइक प्रॉब्लम्स आप बोल सकते हो कि यार मुझे जर्नल अप्रोच नहीं पता कि मैं किस तरीके से इसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो वो ज़्यादातर कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स हमारी इसी तरह की होती है और इसीलिए बहुत सारे लोग इन्हें फन भी बोलते हैं कि यार मज़ा आता है इन्हें सॉल्व करने में, क्योंकि एक पजल लाइक प्रॉब्लम्स हो जाती है, कोई एक जर्नल अप्रोच नहीं है। क्योंकि यार जैसे कि हमने यार सेगमेंट ही पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल
हमें पता है यार किस तरीके से सेगमेंट्री को यूज़ करके उसकी प्रॉब्लम्स किस तरह की होती है, हमें पता है यार उसके 5-6 पैटर्न्स हैं, वो सारे हमने कवर किए। उसके बाद जनरली सारी प्रॉब्लम्स इसी में कवर हो जाती है। पर कंस्ट्रक्टिव के साथ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे एडॉक टाइप की प्रॉब्लम होगी, पजल लाइक प्रॉब्लम्स हमारी होगी। तो यार यही चीज़ बिल्डअप करने के लिए मैं सबसे पहले आपको यार आई होप मैं आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस बताना चाहता हूँ बस, कि जो लोग यार कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अच्छा कर रहे होते हैं वो कहाँ, उनका बैकग्राउंड क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सी बात हो, वो कहीं से भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, ज़्यादातर लोग आप देखोगे IITs या IIMs वगैरह, मतलब कि IISc वगैरह, जो जहाँ पे इन कॉलेजेस के बच्चे होते हैं जहाँ पे मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा फेवर किया गया होता है। मैथमेटिक्स को फेवर मतलब है आप JEE एडवांस का पेपर दे के यहाँ पे आ रहे हो तो आपको पता है यार मैथमेटिक्स आपका सॉलिड होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर भी होती है। मैथमेटिक्स आपको क्या बताता है, मैथमेटिक्स आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बिल्डअप करता है, और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बिल्डअप करने के बाद ही हम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, जो आपकी कंस्ट्रक्टिव वाली हुई, एडॉक टाइप की हुई, आपकी ग्रीडी टाइप की हुई। तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, जो लोग ओलंपियाड्स वगैरह में काफ़ी अच्छा करके आए होते हैं, लाइक जिन्होंने लाइक ओलंपियाड्स में वो रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छा रैंक्स अचीव कर रहे हैं, मैथमेटिक्स वाले जो ओलंपियाड होते हैं हमारे, मैथ्स ओलंपियाड वगैरह, उन सब में जो लोग अच्छा कर रहे होते हैं वो जनरली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी, आपके DSA में भी अच्छा ही कर लेते हैं, क्योंकि उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली जो स्ट्रैटेजीज होती है वो बिल्डअप बहुत पहले से हो रही होती है। तो ऐसा नहीं है कि यार आपको इसी बैकग्राउंड की ज़रूरत होगी या आपकी भी मैथमेटिक्स या ओलंपियाड वाली आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली जो हमारी टेक्निक्स होती है, जो ट्रिक्स होती है, वो यहाँ पर भी सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं वही चीज़ आपको बताना चाहता था कि यार मैं आपको ये डिफरेंस बताना चाहता हूँ प्रॉब्लम्स वर्सेस एक्सरसाइजेस का। लेट मी जस्ट टेल यू, हमारे पास प्रॉब्लम्स है एंड वर्सेस लाइक एक्सरसाइजेस। ज़्यादातर लोग यार दिक्कत हमारे पास क्या होती है, आप यूट्यूब पे किसी का भी DSA वगैरह पढ़ते हो तो क्यों यार हम लोगों की जो हमारी स्किल्स है कि यार कोई नई प्रॉब्लम आती है तो हम क्यों नहीं सॉल्व कर पाते, क्योंकि जो भी हमारी ट्रेनिंग हो रही है, फॉर एग्जांपल हम जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर हम किसी यूट्यूब का कोर्स वगैरह देख रहे हैं, आप DSA पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे ज़्यादातर आपको एक्सरसाइजेज ही पढ़ाई जा रही है। एक्सरसाइजेज का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपने एडिशन सीखा, एडिशन आपको क्या बताता है यार, आप 1+1 कीजिए आपका 2 आंसर आ जाएगा, 2+3 कीजिए आपका 5 आंसर आ जाएगा। आपको पता है यार लेफ्ट में जो भी चीज़ें है, राइट में जो भी चीज़ें, मैं उन्हें ऐड करूँगा मेरा आंसर आ जाएगा। आपको GCD निकालने को बताया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, आपको पता लगा अच्छा यूक्लिडियन एल्गोरिथम से मैं निकाल सकता हूँ। जनरल अप्रोच है, आपने इसके 10-15 प्रॉब्लम्स कर ली बिल्कुल सेम पैटर्न पे, एक्सरसाइजेस हो गई, खत्म हुई बात। एक्सरसाइजेस का मतलब सिंपल सा पता है, यू नो द अप्रोच, कि आपको पता है यार मैं किस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की तरफ बढ़ सकता हूँ। बट प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारी एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसमें सिंपल डिफरेंस यही होता है, यू डोंट नो द अप्रोच। आपको नहीं पता है यार इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या डायरेक्ट अप्रोच हो सकता है, क्या राइट स्ट्रैटेजी हो सकती है, वो सारी चीज़ें आपको एट द पॉइंट ऑफ दैट टाइम आपको बिल्ड करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए ज़रूरी यही चीज़ मैं आपको यार यहाँ पे भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें भी ट्रेन नहीं की जा सकती, ये भी पूरी तरीके से ट्रेनेबल है। किस तरीके से ट्रेन की जाती है, वो राइट माइंडसेट चाहिए, वो राइट स्ट्रैटेजी चाहिए। तो मेरी पूरी कोशिश यार इस चैनल के थ्रू यही रहती है कि मैं आपको वो चीज़ें दे पाऊँ, क्योंकि आप जब इस वाले सेक्शन में आते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले सेक्शन में आते हो, तभी आपका रैंक्स भी इंप्रूव होती है, तभी आपके जो हाई पैकेजेस होते हैं वो आपके आते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप हो रही है। एक्सरसाइजेस कोई भी कर लेगा यार, आप AI से अब आजकल करवा सकते हैं एक्सरसाइजेस, पर प्रॉब्लम सॉल्विंग एक अलग ही स्किल सेट है। पैटर्न रिकॉग्नाइज करना, कुछ अलग डिफरेंट स्ट्रैटेजी सोचना, कुछ भी यार ट्रिकियर सोच लेना, इम्प्लीमेंटेशन सोच लेना, इंट्यूशन बिल्डअप करना, वो सारी चीज़ें अलग है। तो यार इस वाले में भी, कंस्ट्रक्टिव में भी मैं इस चीज़ की क्यों बात कर रहा हूँ, मैंने ग्रेडी में भी इस तरह की बात की थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कोई भी यार आपने ट्री सोचा, लाइक ट्री डेटा स्ट्रक्चर देखा, ग्राफ देखा, DFS BFS पढ़ा, तो उसमें एक्सरसाइज टाइम में काम हो जाता है कि यार बहुत सी कम कुछ प्रॉब्लम में प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए, पर एक्सरसाइजेज से आप बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो, क्योंकि जनरली सेम टाइप की प्रॉब्लम होती है। पर जब हम कंस्ट्रक्टिव की, ग्रिडी की या मैथमेटिकल वाली चीज़ें जो होती है, जब उनकी बात करते हैं तो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए। तो मैं वही आपको यहाँ पर भी डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ। ये सारे नोट्स यार आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं गेटअप पे अपलोड कर दूंगा। बाकी यार वही वाली चीज़ है, एक्सरसाइज और प्रॉब्लम्स में मैंने डिफरेंस यहाँ पे बताया। और बिकमिंग अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर रिक्वायर्स न्यू स्किल्स, मैथमेटिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल एंड पेशेंट एफर्ट्स। हमें पेशेंस भी चाहिए, हमें एफर्ट भी चाहिए, हमें मैथमेटिकल स्किल्स भी चाहिए, साइकोलॉजिकल चीज़ें भी चाहिए कि यार हम एकदम से गिव अप ना कर दें। हम वो
अपना पुश करे चीज़ों को आगे। तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप मैं आपको क्लियर कर पाया हूँ। आगे चलते हैं और एक फाउंडेशनल माइंडसेट अपना डेवलप करते हैं कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स। जब हम जा रहे हैं उस तरफ, तो हमें क्या क्या ध्यान में रख लेनी चाहिए चीज़ें, राइट, एक माइंडसेट हमें डेवलप कर लेना चाहिए। तो मैं इनकी ज़्यादा बात यहाँ पे नहीं करूँगा, हम तुरंत आगे जाएंगे, ये वाली चीज़ें आप बाद में रीड कर सकते हो, मैं अभी शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। पहले स्मॉल स्टार्ट करें, सीधी सी बात है यार। अगर आप n=1000 के लिए मत सोचो, जो मैंने लिखा भी हुआ, आप 1 के लिए सोचो, 2 के लिए, 3 के लिए, उस स्मॉलर पैटर्न्स को लुक करने की कोशिश करो। इस चीज़ के लिए मैं बहुत अच्छी आपको ट्रिक बताऊंगा, वो आपको लाइक यू विल लव इट। पहली चीज़ पर ध्यान में रखने की, स्टार्ट स्मॉल, छोटी प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट करो, फिर हम बड़ी की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट इज लुक फॉर इनवेरिएंट्स। इनवेरिएंट्स का मतलब क्या है? इनवेरिएंट्स का सिंपल मतलब होता है, मैथमेटिक्स में प्रूफ्स, जो हमारे प्रूफ्स होते हैं उन्हें प्रूफ करने के लिए, हमारी जो थ्योरम्स वगैरह होते हैं उन्हें प्रूफ करने के लिए हम इनवेरिएंट्स या मोनोवेरिएंट्स इस तरह की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। तो इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी प्रॉपर्टी जो थ्रू आउट आर एल्गोरिथम चेंज नहीं होती है। मैंने ग्रीडी में ये काफ़ी अच्छी तरीके से आपको बताया था, क्योंकि ग्रीडी एल्गोरिथम्स को प्रूफ करने के लिए मैंने आपको चीज़ें वहाँ पर बताई थी। तो एल्गोरिथम्स है हमारे पास। तो इनवेरिएंट का मतलब क्या हुआ कि यार मेरी कोई एल्गोरिथम है, उसे स्टार्ट करने से पहले कोई प्रॉपर्टी ट्रू है, और उसे एंड करने तक के बाद भी वो प्रॉपर्टी ट्रू होनी चाहिए, और बीच में भी मैं कोई भी मूव या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ तो ये प्रॉपर्टी मेरी हमेशा ट्रू होल्ड करनी चाहिए। तो इनवेरिएंट का मतलब वही होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ हो सकता है कि यार सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स की, जो भी मेरे एलिमेंट्स का सम है वो लेस देन एक्स होना चाहिए, और हर मूव में वो लेस देन एक्स होना चाहिए, वो पहले भी बाद में भी। इनवेरिएंट हो सकता है वो, या पैरिटी की हम बात करें, ऑड या इवन होनी चाहिए कुछ वैल्यू, या कुछ मॉड्यूलो करके रिजल्ट हमारा उस तरफ होना चाहिए। तो इनवेरिएंट के थ्रू भी हम सोचने की हमारी एक माइंडसेट होना चाहिए। नेक्स्ट हमें एक्सट्रीम केसेस बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखने चाहिए कि एक्सट्रीम केसेस हमारे क्या हो सकते हैं। एक्सट्रीम केसेस का मेरा मतलब है कुछ मिन या मैक्स वैल्यूज़। क्या मैं मिन या मैक्स वैल्यूज़ के साथ कुछ कर सकता हूँ? क्या मैं इसके थ्रू कुछ सोच सकता हूँ कि लार्जेस्ट वैल्यू के साथ कुछ हो सकता है, स्मॉलेस्ट के साथ? अगर मैं स्मॉलेस्ट के साथ कर सकता हूँ तो स्मॉलेस्ट +1 के साथ कुछ हो सकता है क्या? उस तरीके से हमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ के थ्रू भी सोचना चाहिए। वर्क बैकवर्ड्स, यार ये वाली काफ़ी जगह चीज़ यूज़ हो जाती है। वर्क बैकवर्ड्स वाली चीज़ है सिंपल, आपका एक गोल है, मतलब कि सीधी सी बात है, आपको एक सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाना था, तो आप सोर्स से डेस्टिनेशन आप नहीं सोच पा रहे हो, तो आप वर्क बैकवर्ड्स, मतलब आप डेस्टिनेशन से सोर्स की तरफ आने का सोचो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती है जो इस तरीके से सॉल्व हो जाती है। हमें बोला जाता है कि यार ए में कुछ 2 तरह के ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, +1 या +2, क्या मैं बी तक जा सकता हूँ? मतलब मैं बहुत स्टैंडर्ड आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ, पर हम क्या बोलते हैं ज़्यादातर, यार आप बी से स्टार्ट कर लो, क्या पता हम ए तक आ जाए। मतलब बैकवर्ड स्टार्ट करके भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, बहुत सारी जगह हम यूज़ करते हैं। एंड मैं आपको क्या ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स के थ्रू समझाऊंगा। मैं यहाँ पे सिर्फ थ्योरी आपको बता रहा हूँ, जल्दी से सब कुछ कवर कर रहा हूँ, जिससे कि आपका एक माइंडसेट डेवलप हो जाए कि अच्छा मुझे प्रॉब्लम से किस तरीके से सोचा जा सकता है। हर एक चीज़ का, हर एक पॉइंट का मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाऊंगा, जो कि कोड फोर्सेज या CSCS एडकोडर वगैरह वहीं से पिक किया हुआ होगा आगे आने वाली। तभी मैं वो आपको पुश इसीलिए इतना ज़्यादा कर रहा हूँ कि आप पूरी सीरीज़ देखिएगा, आप 1-2 वीडियो देख कर मत छोड़ दीजिएगा। सिर्फ थ्योरी से इतना क्लियर नहीं होगा, आगे आप करेंगे तो क्लियर होगा। नेक्स्ट माइंडसेट वही है यार, आप ग्रीडी के बारे में सोचो, ग्रीडी में हम क्या ऑप्टिमल कंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं, किस तरीके से चीज़ें हो सकती है। ग्रीडी आप अगर सीरीज़ देखना चाहते हो तो मैंने पूरी कवर कर दी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो आपको ग्रीडी एल्गोरिथम्स के बारे में भी बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा। बाकी यार मेन चीज़ें जो है वो ये है कि यार की स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए हमारी, जब हम कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स के बारे में सोच रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम जो हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं उनमें क्या हमारी की स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए कि हम किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स की तरफ सोचें, किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स की तरफ आगे बढ़े, जिससे कि हम सॉल्व कर पाए बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास 5 पॉइंट्स है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारे पॉइंट्स कवर करूँगा, अच्छी तरीके से दिखाऊंगा। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप खुद के नोट्स भी एक बार बनाइएगा प्लीज़। बाकी यार देखते हैं, पहला अप्रोच हमारा क्या है, सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन, पैटर्न रिकग्निशन। हम सिस्टमैटिक तरीके से एक्सप्लोर करेंगे अपनी प्रॉब्लम को। हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है, कोई भी चैलेंज हमारा कंस्ट्रक्टिव का, हम पहले प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करेंगे। प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने का मतलब क्या है यार, आप पूरे डिटेल्ड उसका वर्जन देखिए कि यार पूरा डिटेल्ड क्या हो सकता है प्रॉब्लम मेरी, ये XYZ प्रॉब्लम है, इसके ये डिस्क्रिप्शंस है, क्या मेरे कंस्ट्रेंट्स है। काफ़ी बार कंस्ट्रेंट से भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्या हमारे कुछ हमारे टेस्ट केसेस कुछ अजीब तरीके, कुछ भी हो सकता है। तो एक प्रॉपर एक्सप्लोरेशन ज़रूरी है। और नेक्स्ट है पैटर्न रिकग्निशन।
इस वाली चीज़ से आप पैटर्न रिकग्निशन वाली चीज़ जो ये 4 स्टेप हमारा प्रोसेस है, इससे आप इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम की, और ये आपके लिए शायद नया हो सकता है और बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। लाइक आप जब देखोगे, मैं इसी वीडियो में आपको लास्ट में जो प्रॉब्लम दिखाऊंगा वो इन्हीं 4 स्टेप से मैं आपको दिखाऊंगा, और ज़्यादातर आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स में इसे अप्लाई करके लाइक 20 to 30% प्रॉब्लम कंस्ट्रक्टिव की सिर्फ इसी चीज़ से आप सॉल्व कर पाओगे बहुत ईजिली, और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा यार, आपको समझ में आएगी चीज़ें कि यार यू विल जस्ट लव इट, लाइक कि बहुत ही सही चीज़ है। तो इसमें हमारी जो 4 स्टेप प्रोसेस है, इसमें क्या हमारे पास आता है, सॉल्व स्मॉल केसेस। स्मॉल केसेस हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, या तो मैनुअली सॉल्व करेंगे या तो प्रोग्राम्स का मदद लेंगे। मैनुअली सॉल्व करने का मतलब क्या है यार, मैं पहले चेक करूंगा यार n=3 के लिए मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, मैं n=5 के लिए कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, या तो मैं पेन और पेपर का यूज़ करूँगा और उससे अपने क्या है एस्टिमेट्स करके कि अच्छा इसके लिए क्या आंसर हो सकता है इसके लिए, पर ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है एंड एरर प्रोन है, हमारे पास एरर आने की चांसेस बढ़ जाती है। तो इससे अच्छा क्या होगा यार, आप एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन लिखिए, आप ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन लिखिए, अपने टर्मिनल पे डालिए, आप कोड को रन कीजिए, आप n=2, 3, 4, 5, 6 जो भी हमारे स्मॉलर टेस्ट केसेस होते हैं उनके लिए आंसर जनरेट कीजिए, और उन आंसर्स में एक जो भी हमारे आंसर्स आ रहे हो उनमें एक पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको बताया स्मॉलर केसेस के लिए काम कीजिए, कैसे काम करोगे, या तो आप मैनुअली पेन पेपर पर काम कर लो, पर वो एरर प्रोन है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप एक प्रोग्राम्स लिखो। अब प्रोग्राम्स ये जो ब्रूट फोर्स वाले प्रोग्राम है, आप बोलोगे यार ब्रूट फोर्स लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं यार आपको सिंपल हैक दूंगा, आप लोग बहुत स्मार्ट हो यार, एआई का यूज़ करो आप सिंपल। आपके जो एआई टूल्स हैं वो नहीं हो सकता है वो कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स के जो सॉल्यूशन है वो अच्छी तरीके से लिख दे, बहुत कम चांसेस है वो कर दे, पर ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन आपका कोई भी एआई टूल लिख देगा। ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में भी सिर्फ आप वो लिखवाइए कि आप मेरे पैटर्न जनरेट करो। मैं ये पूरा क्या आपको कोड आगे दिखाऊंगा, प्रॉब्लम्स पे भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तो ये आपको और अच्छी तरह से क्लियर होगा मैं कैसे कह रहा हूँ। आप एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन लिखिए, उस ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की मदद से ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए जो भी आपके पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स में आप देखिए, उन पैटर्न्स को देखकर समझने की कोशिश कीजिए, और फिर उसके बाद एक रीजनेबल गेस कीजिए कि यार हो सकता है यहाँ पे कुछ पैरिटी से काम हो जाए, ऑड या इवन वाली चीज़ से हो जाए, या कुछ सम वाली चीज़ से हो जाए, या कुछ x-1 + 2 करके इस तरीके से कुछ ना कुछ करके एक रीजनेबल गेस करने की कोशिश कीजिए, और फिर कन्विंस कीजिए अपने आप को, मतलब कि रिगरसली डिसअप्रूव कीजिए अपनी करेक्टनेस की गेस को, मतलब कि जो भी आपने गेस किया कि यार ये इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हो सकता है, अब उसे प्रूव करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। तो 4 स्टेप हमारे क्या हुए किसी भी प्रॉब्लम में, ये हमारा सिस्टमैटिक अप्रोच होने वाला है पहली स्ट्रैटेजी के अंदर हमारा, कि हम स्मॉल केसेस के साथ काम स्टार्ट करेंगे, पैटर्न्स को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद एक रीजनेबल गेस करेंगे और कन्विंस करेंगे अपने आप को। एंड मैं आपको क्या है हर एक की बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा, पूरी सीरीज में हम आगे कवर करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर मैं करूँगा तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अभी के लिए आप सिर्फ ये थ्योरी के रूप में समझ सकते हो, आप इसे स्टोर करके रख सकते हो, आगे हम जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा कि यार ये वाली चीज़ हमने वहाँ पे कवर की थी, ये वाली चीज़ हमने ऐसे की थी। नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक आती है एल्गोरिथमों को स्ट्रक्चरल टेक्निक्स हमारे पास, कि यार जो हमारी एल्गोरिथम्स वगैरह होती है उसमें हम कुछ कर सके। तो पहला चीज़ हमारा वही आती है रिड्यूस करो प्रॉब्लम को, मतलब कि सिंप्लीफाई करो, स्मॉलर केसेस की तरफ जाओ, लोअर डायमेंशंस की तरफ जाओ। वही वाली चीज़ यार, आप पूरी को सॉल्व ना करने की जगह आप कुछ पार्ट सॉल्व करो कि यार इस पार्ट को मैं पहले सॉल्व करता हूँ, फिर मैं इस पार्ट को, उससे धीरे धीरे हम बिल्डअप करने की कोशिश करें। ये चीज़ आपको बताइए रिड्यूस करो प्रॉब्लम को। डिवाइड एंड कॉन्कर का आप यूज़ कर सकते हो। डिवाइड एंड कॉन्कर क्या, यार पूरी प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व ना करके मैं इतनी सॉल्व करूँ, फिर इतनी सॉल्व करूँ, इस तरीके से डिवाइड एंड कॉन्कर का भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं प्रॉब्लम इसके भी दिखाऊंगा जहाँ पे ये यूज़ होगा। ग्रीडी अप्रोच आप लोगों को ऑलरेडी पता है। बाइनरी नोटेशंस हमारे होते हैं कि यार मैंने किसी नंबर को बाइनरी नोटेशन में लिखा, उसके हिसाब से मैंने कुछ काम किया कि यार जब इस प्लेस पे 1 आ रहा है या 0 आ रहा है उसके हिसाब से काम होता है। मैं आपको प्रॉब्लम दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर समझ में आएगा, पर बाइनरी नोटेशन से भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रीमॉडलिंग द प्रॉब्लम, कि यार अपनी प्रॉब्लम को रीमॉडल कीजिए। कैसे कीजिए, मैं ये वाली चीज़ भी आपको आगे कवर करूँगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई इंटीजर ज्योमेट्रिकल वैल्यू है, लाइक हमारे पास ज्योमेट्रिकल कोई प्रॉब्लम है जिसमें हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। अब उन कोऑर्डिनेट्स को मैप करें और उसे क्या है कि इंटीजर वैल्यूज़ में ले आए, मतलब कि आप क्या लॉजिकल वैल्यूज़ में ले आए, उसे रिफ्रेम कर दे, रीमॉडल कर दे प्रॉब्लम को। कोई आपकी एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम है उसे आप ज्योमेट्री के थ्रू कर रहे हो, ड्राइंग्स बनाकर, कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉब्लम्स के थ्रू भी दिखाऊंगा, बट वही चीज़ें आप याद रखिएगा बस। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि हम स्पेशल और एज केसेस जो होता है हमारे, हैंडलिंग स्पेशल एंड एज केसेस। स्पेशल केसेस हमारे क्या होता है, हमें प्रॉब्लम को देखते ही समझ में आ जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल वर्किंग ऑन अ स्पेशल केस,
if coding a general exhaustion program is difficult or observing patterns among all possibilities different, focusing on special cases first may yield insight. सीधी सी बात है, आपको यार कोई दिख रहा है, आपके पास जो भी टेस्ट केसेस दिए हुए, पहली बार टेस्ट केसेस कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सारे टेस्ट केसेस को ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ से भी आपका सॉल्यूशन जनरेट हो जाता है, वहाँ से भी आपको पैटर्न्स दिख जाते हैं कुछ ना कुछ। तो जब आपको ये वो पैटर्न रिकग्निशन वाला काम यहाँ पे नहीं हो रहा है, आपको एल्गोरिथमिकली भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो स्पेशल केसेस पे ध्यान दीजिए कि यार क्या स्पेशल केसेस हो सकते हैं, क्या एज केसेस हमारे हो सकते हैं, कि जो भी हमारे स्पेशल केसेस या स्मॉल या एज केसेस हो सकते हैं, यार कोई वैल्यू लाइक n इक्वल्स टू इन्फिनिटी जा रही है तो वहाँ पे क्या हो सकता है, n की वैल्यू 0 हो रही है तो क्या हो रहा है, तो उसके हिसाब से भी आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आती है। और डबल चेक कीजिए, लाइक आपने मैनुअली सॉल्व किए कुछ केसेस, तो रीस्टार्ट रिजल्ट जो भी आया एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का शुड बी डबल चेक। तो ये चीज़ सिंपल सी बात है यार, जो भी आपने कोड लिखा, आपने एग्जीक्यूशन लिखा, उसे 2-3 बार आप चेक कीजिए जिससे कि आपकी करेक्टनेस की इंप्रूवमेंट हो। नेक्स्ट हमारे पास होता है आइडिया जनरेशन एंड एनालिसिस। आइडिया जनरेशन के केस में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, आप नोट्स अपने बना सकते हैं। मैं आपको चीज़ बताता हूँ विशफुल थिंकिंग के बारे में। विशफुल थिंकिंग यार आप साइकोलॉजिकली देखोगे तो काफ़ी अच्छी चीज़ नहीं होती है, पर वैसे हम देखेंगे तो विशफुल थिंकिंग हमें क्या बोलती है कि यार मैं पर्टिकुलर चीज़ को चाहता हूँ कि यार ये हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई प्रॉब्लम में बोला है कि यार कुछ ऑड इवन के साथ, कुछ पैरिटी के साथ, यार ये वाली चीज़ हमेशा प्रूफ ट्रू होनी चाहिए, लाइक ये मेरा एक इन्वेरिएंट है, मैं चाहता हूँ कि यार ये जो पर्टिकुलर कंडीशन ये हमेशा ट्रू रहे। ये कंडीशन जो है हमें प्रॉब्लम में दी जाती है कि यार ऐसा जो एरे जनरेट करो जिसमें ये 1 2 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। तो हमारी विशफुल थिंकिंग हमें क्या बोलती है कि यार आप जो एरे बनाना चाह रहे हो उसमें आप विशफुल थिंकिंग करो। विशफुल थिंकिंग हमें क्या बोलती है कि यार आप उस तरीके से सोचो कि सारी चीज़ें सही जा रही है, आपके हिसाब से, आपकी विश के अकॉर्डिंग सब कुछ जा रहा है। इससे क्या होगा, इससे आप क्या है आइडियाज़ जनरेट कर पाओगे। फॉर एग्जांपल आपका आइडिया 1 आया, आइडिया 2 आया, आइडिया 3 आया, तो आपको एक इनिशियल पुश मिल गया कि यार अच्छा ठीक है, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ किस तरफ मैं जा सकता हूँ। तो आपको वहाँ से एक विजुअल थिंकिंग वाली चीज़ मिल गई कि यार ठीक है, मैंने विजुअल थिंकिंग की कि यार ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और मैं इसी हिसाब से सब कुछ छोड़ के मैं इसी हिसाब से सोच के चलता हूँ। मैं अभी ऑप्टिमाइजेशन नहीं सोच रहा हूँ, मैं अभी करेक्टनेस नहीं सोच रहा हूँ, मैं अभी कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, बस मैं आइडियाज़ जनरेट करने पे सोच रहा हूँ कि यार कितने आइडियाज़ जनरेट किए जा सकते हैं। वो विजुअल थिंकिंग से होता है। लाइक आप पेन और पेपर पे एग्जॉस्ट करते हो अपने आप को, क्या आप बहुत थिंक करते हो, हार्डली थिंक करते हो कि यार अच्छा क्या क्या हो सकता है, क्या क्या मेरे पास आइडियाज़ हो सकते हैं, वो सारे आप कवर करते हो और विजुअल थिंकिंग के थ्रू आप बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो। उसके बाद आप उन्हें कट करोगे और वो वाली चीज़ें करेंगे। तो जनरेट मल्टीपल आइडियाज, ट्राई टू कम अप विद एज मैनी एज पॉसिबल। ये मैंने आपको बताया, विजुअल थिंकिंग आपका एक तरीका हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ को कवर अप करने का, क्रिएट करने का। फिर उनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस आप असेस कीजिए कि किस आइडिया को करने में मुझे कॉस्ट इफेक्टिवनेस कम लग सकती है। हो सकता है यार आइडिया 1 में मुझे सेगमेंट ट्री लग जाए, आइडिया 2 में मैं प्रायोरिटी क्यू से कर दूँ, आइडिया 3 में मैं सॉर्टिंग ही करके ख़त्म कर दूँ। क्या मेरे लिए सबसे सिंपल हुआ, सॉर्टिंग वाला कॉस्ट इफेक्टिव है सबसे ज़्यादा, ऑप्टिमल है सबसे ज़्यादा, मैं बहुत जल्दी फास्ट कोड कर पाऊंगा, आगे बढ़ूंगा। एनालाइज करोगे आप इनकरेक्ट आइडियाज़ को, हो सकता है आपके तीनों आइडियाज़ गलत हो, पर क्यों गलत है, जब आप ये क्यों गलत पे फोकस करोगे कि यार ये जो मेरा आइडिया है ये क्यों गलत गया, तो उसी से भी आपको तरीके मिल सकते हैं कि अच्छा ये क्यों गलत गया, तो अच्छा क्या सही किया जा सकता है। वही वाली चीज़ है, ओवर थिंकिंग अवॉइड करो यार, ज़्यादा मत सोचो। ज़्यादा जितना हम सोचते हैं कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स वो चीज़ें बिगड़ती चली जाती है। तो डोंट थिंक टू मच, काफ़ी सिंपली प्रॉब्लम्स होती है, आपको सॉल्यूशन जल्दी मिल जाएगा। बाकी यार ये वाली चीज़ जो है मैंने लास्ट पॉइंट अपनी तरफ से नोट किया है, आप पिक्चर्स, रिकास्टिंग एंड पॉइंट्स ऑफ व्यू, मतलब कि इससे क्या होता है यार, मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ये वाली चीज़ें बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स वहीं से आते हैं। तो आप ड्रॉ कीजिए पिक्चर को, विजुअलाइजेशन कीजिए। विजुअलाइजेशन का मतलब सिंपल सा क्या है यार, मैनी प्रॉब्लम्स बिकम इजियर व्हेन यू रिप्रेजेंट देम विजुअली यूजिंग डायग्राम्स, ग्राफ्स और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस। सीधी सी बात है यार, आप पहली बात यार आप ड्रॉ ज़रूर कीजिए, आप कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है विजुअलाइज कर ज़रूर कीजिए। सिर्फ आपके माइंड में भी आप विजुअलाइज कर सकते हो, आप ड्रॉ कर सकते हो। उससे क्या है यार, सारी चीज़ें हमें बहुत एक थर्ड आई व्यू से, बर्ड आई व्यू से हमें चीज़ देखने को मिलती है कि यार हम बिल्कुल ऊपर से देख रहे हैं कि अच्छा ठीक है क्या क्या इस प्रॉब्लम में हो रहा है, इसके क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हो सकता है। वो सारी ड्रॉ करने के बाद काफ़ी चीज़ें सिंपल होती है। चेंजिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक जो मैंने नोटिस किया है, जो चीज़ें आप हर एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम में नोटिस करोगे, हर प्रॉब्लम का कोई नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है यार, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ये तरीका है कि यार इस तरीके से सॉल्व हो सकती है।
आप उसे फाइंड आउट कीजिए, और अगर वो नहीं मिलता, वो डिफिकल्ट होता है, तो एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देखिए कि यार हो सकता है ये बैकवर्ड्स में सॉल्व कर सकता हूँ, हो सकता है मैं एक साइक्लिक तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, हो सकता है मैं पैरिटी का ध्यान रख के या मैं इन्वेरियंट्स का ध्यान रख के, बहुत सारे हमारे अप्रोचेज हो सकते हैं। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू को भी चेंज करने की कोशिश कीजिए, वरना रिकास्ट कीजिए अपनी प्रॉब्लम को। रिकास्ट का मतलब क्या है, ट्रांसफर कीजिए डोमेन को। लाइक एक ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम एक लॉजिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकती है, एक एल्जेब्रिक प्रॉब्लम एक कॉम्बिनेटोरिक्स प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकती है। इन सबके लिए मैं आपको प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा आगे, आप सीरीज ज़रूर फॉलो कीजिएगा। पर हमें पता होना चाहिए कि यार थ्योरी क्या है, एक्चुअल में मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा क्या अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से मैं आगे बढ़ना चाहिए मुझे। जितने ज़्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जितना ज़्यादा आप देखोगे, सॉल्व करोगे, चीज़ें करोगे, वो उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। नोट्स आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। बाकी यार आज जो मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा था, मैं वो प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेमवर्क हमारा क्या होना चाहिए, जो मैंने आपको 4 स्टेप प्रोसेस बताया था कि यार आप स्मॉल केसेस बताइए मैनुअली या विद द एड ऑफ प्रोग्राम, ऑब्जर्व कीजिए पैटर्न्स को, रिलेशनशिप्स बिटवीन देम फाइंड कीजिए एंड मेक रीजनेबल गैसेस। कुछ रीजनेबल गैसेस आप फाइंड आउट कीजिए और कन्विंस कीजिए यार कि मेरा जो सॉल्यूशन जो मैंने गैस किया वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, अपने आप को कन्विंस कीजिए। तो यार ये एक मैंने प्रॉब्लम यहाँ पे ली हुई है, जो परम्यूटेशन उसका नाम है, CACS का प्रॉब्लम है। अब मैंने यहाँ पे लिंक पे दे दिया, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। प्रॉब्लम हमें सिंपल से क्या बोल रहा है कि यार आप एक परम्यूटेशन जनरेट कीजिए 1 to n का। परम्यूटेशन ऑफ इंटीजर 1 to n इज कॉल्ड ब्यूटीफुल इफ देयर आर नो एडजेसेंट एलिमेंट हुज डिफरेंस इज 1 given n constraint and construct a beautiful permutation of such a permutation exist। अगर ये इस तरह का कोई permutation exist करता है, पहली बात अगर n equals to 5 है तो क्या permutation होगा हमारे पास 1 2 3 4 5। सीधी सी बात है, एक ऐसा एरे जिसमें सिर्फ ये एलिमेंट्स हो गए, कोई रिपीट नहीं हो रहा हो, कुछ भी नहीं हो रहा हो। फॉर एग्जांपल 5 1 2 3 4 ये एक परम्यूटेशन है n equals to 5 का। एंड अगर आप बोलो ये 1 2 कि यार इसी सेट में से तो सारे आइटम्स आ रहे हैं, बट 5 बहुत बार रिपीट हो गया, तो ये एक परम्यूटेशन नहीं है, ये एक परम्यूटेशन है। लाइक मैं एक छोटे से एग्जांपल आपको बताता हूँ। n equals to 3 के लिए क्या क्या परम्यूटेशन हो सकता है, 1 2 3 हो गया, 1 3 2 हो गया हमारे पास, लाइक 2 1 3 हो गया, अगेन 2 3 1 हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास परम्यूटेशन बनाए जा सकते हैं। हमें प्रॉब्लम क्या बोलिए कि यार आप एक ऐसा परम्यूटेशन हमें बताइए, n की वैल्यू हमें दी जाएगी जिसमें कि जो एडजेसेंट एलिमेंट्स है, मतलब कि i और i+1 वाला जो एलिमेंट्स है उनका डिफरेंस क्या है, वो 1 नहीं होना चाहिए। मतलब 1 से ज़्यादा हो, कम हो, कुछ भी हो, पर 1 नहीं होना चाहिए। मतलब कि कोई भी कॉन्जिक्यूटिव हमारे एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यार n equals to 5 है, आपने बोला यार 1 2 3 4 5 ये एक परम्यूटेशन है, पर ये ब्यूटीफुल परम्यूटेशन नहीं है। इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्यों नहीं है, क्योंकि आप बोलोगे यार इनका भी डिफरेंस 1 है, इनका भी डिफरेंस 1 है, इनका भी 1 है, तो ये नहीं है हमारे पास। प्रॉब्लम में हमें क्या बोला गया, जो हमारी आउटपुट है उसमें हमें क्या कंस्ट्रक्ट किया हमने, सिंपल 4 to 5 3 1। आप इनका देखोगे डिफरेंस 2 है, इनका देखोगे आप डिफरेंस 3 है, इनका देखोगे 2 है, इनका देखोगे आप 2 है। किसी भी एडजेसेंट एलिमेंट का डिफरेंस 1 नहीं है, तो वही चीज़ हमें चाहिए थी, वही एक परम्यूटेशन हमें बिल्ड करना है। तो देखेंगे यार कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहली चीज़ तो हमें आइडेंटिफाई अपने आप होनी चाहिए कि यार ये कंस्ट्रक्टिव क्यों है, प्रॉब्लम कंस्ट्रक्टिव क्यों है। सीधा हमें दिख रहा है यार कि हमें एक अपना आंसर जनरेट करना है। n की वैल्यू 5 है, या तो प्रॉब्लम हो सकती थी आप बस yes no बताओगे क्या n equals to 5 में कोई ब्यूटीफुल परम्यूटेशन एग्जिस्ट करता है। अगर सिर्फ प्रॉब्लम ये होती तो आप yes no लिख के आगे बढ़ जाते। बट यहाँ पर हमें ये भी बताना है कि यार वो कौन सा सॉल्यूशन है, तो आपको वो भी प्रिंट करना होगा। लाइक 4 2 5 3 1 एक वो वैलिड परम्यूटेशन मेरा है, तो आपको वो भी प्रिंट करके बताना होगा। तो इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम होने वाली है। तो जस्ट लेट मी हियर आउट, मतलब कि आप बस सुनिए एक बार, जो हमने 4 स्टेप प्रोसेस देखा था। 4 स्टेप प्रोसेस हमारा क्या था, किसी भी कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम के लिए आप स्टार्ट कीजिए स्मॉल केसेस के साथ और विद द एड ऑफ प्रोग्राम। मैं आपको अभी कुछ भी लॉजिकली नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ एक ब्रूट फोर्स हमने सॉल्यूशन लिखा, ये हमारा प्रोग्राम होने वाला है। और सीधी सी बात है यार, मैं आपको बताऊँ, मैंने भी खुद नहीं लिखा, मैंने सिंपल मैं ChatGPT पे गया हूँ, मैंने उसे बोला है कि यार आप एक इस तरह का एक परम्यूटेशन मुझे बना के दीजिए कि यार n equals to मैं 3 डालूँ तो मेरे पास जितने भी ब्यूटीफुल परम्यूटेशंस हो सकते हैं n equals to 4 के लिए 5 के लिए, वो सारे ब्यूटीफुल परम्यूटेशंस आप जनरेट करके दीजिए। मैं उसके बाद उन पर पैटर्न फाइंड आउट करके फिर लॉजिक में बाद में सोचूंगा। मैं लॉजिक के बारे में सोच ही नहीं रहा कि यार मैं किस तरीके से लॉजिकली सोच सकता हूँ, मैं वो सोच ही नहीं रहा। सिंपल प्रोग्राम है, n की वैल्यू हमने रीड की, आयोटा मतलब वही है यार, हम इंक्रीज करके वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं ए डॉट बिगिन में, क्योंकि परम्यूटेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5, लाइक n की वैल्यू अगर 5 है इस परम्यूटेशन के साथ।
काउंट इक्वल्स टू 0। ऑप्शनली अगर आप काउंट करना चाहते हो कितने हमारे पास परम्यूटेशन एग्जिस्ट करते हैं, हमने डू में गया, अगर हम परम्यूटेशन क्या जनरेट कर रहे हैं, ये C++ का आपका STL में हमें मिल जाता है, एल्गोरिथम वाली लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास ये फंक्शन होता है नेक्स्ट परम्यूटेशन, जो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट परम्यूटेशन बनाता चला जाता है जब तक भी हमें पास ग्रेटेस्ट परम्यूटेशन नहीं मिल जाता। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, नेक्स्ट परम्यूटेशन वाले कोड के बारे में आप GPT वगैरह से देख सकते हैं। ये क्या होगा, सिंपल हमारे ए वाले एरे से जो भी हमारे परम्यूटेशन होंगे उन्हें वो जनरेट करता रहेगा एक लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में, और फिर हम चेक करेंगे क्या वो ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल में हम सिंपल वही यार अपना फॉर लूप लगाएंगे, हम चेक करेंगे हमारा a ऑफ i और a ऑफ i माइनस 1, अगर हमारे कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स का डिफरेंस 1 है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, वरना हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। और जब भी कोई भी हमारा ब्यूटीफुल एरे होता है तो हम उसे प्रिंट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो एक बहुत ही सिंपल ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है आपका जो नेक्स्ट परम्यूटेशन वाले जो प्रोग्राम है, यही एक्सपोनेंशियली चलेगा। तो इसे हम सबमिट तो कर ही नहीं सकते, वो तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं हमारे पास, और आप ज़्यादा लंबे प्रोग्राम्स के लिए इसे चला भी नहीं सकते। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप n=10 तक ही चलाइएगा, इससे ज़्यादा में कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इससे क्या हुआ, हमने कुछ भी वही लॉजिक नहीं सोचा, हमने कुछ भी नहीं सोचा, ये बहुत फास्ट काम होता है। फॉर एग्जांपल बस हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ी, हमने दिखाया कंस्ट्रक्टिव है, हो सकता है पैटर्न रिकग्निशन वाला काम हो सकता है, हमने तुरंत ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन लिखवाया, हम आगे बढ़े। हम अब क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे, पैटर्न्स को ऑब्जर्व करेंगे। जब मैंने n=1 रखा तो मेरे पास एक परम्यूटेशन आई विच इज़ 1, टोटल वैलिड परम्यूटेशन मेरे पास 1 है। n=2 में मेरे पास आउटपुट आई 0, कोई भी आंसर नहीं आया। n=3 में मेरे पास आंसर आया 0, मतलब कि कोई भी मेरे पास वैलिड सॉल्यूशन नहीं आया। n=4 में मेरे पास 2 वैलिड सॉल्यूशंस आए कि यार ये और ये परम्यूटेशन हो सकते हैं। n=5 के लिए मेरे पास 14 परम्यूटेशंस आए। n=6 के लिए मेरे पास 90 सॉल्यूशंस आए। n=7 के लिए और ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम यार अब n=4, 5 और 6 में पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि यार क्या पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, किस तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे बन रही है। हम ऑब्जर्व करेंगे पैटर्न्स को, वही वाली चीज़ है मेकिंग सम रीजनेबल गेसेस कि यार यहाँ पे हो क्या रहा है। अब आप बहुत ध्यान से यार एक चीज़ देखोगे तो हमने अगर फर्स्ट वाली इनपुट देखें तो यार यहाँ पे 1 3 5 है, फिर 2 4 अलग जा रहा है, यहाँ पर भी 1 3 5 अलग है, 2 4 6 अलग जा रहा है हमारे पास। और हम यहाँ पर भी देखेंगे यार तो यार 2 और 4 अलग है, 1 3 अलग है, 3 और 1 अलग है, 4 2 अलग है। यहाँ से आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है, फॉर एग्जाम्पल n=4 के लिए हमारे पास पैटर्न में 2 4 1 3 आया, 2 4 और 1 3 एंड 3 1 4 2। ये जो रीजनेबल गैसेज है ये चीज़ें तो देखो आपको ही करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास 1 2 3 4 एंड लाइक यार फन भी यही है ना यार, पैटर्न ये पजल वाली चीज़ हो जाती है यार। अब फन आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि यार ठीक है अब कैसे होगी। n=6 में भी हमारे पास एक ही आ रहा है 1 3 2 4 5। हमें यार एक चीज़ समझ में आ रही है यार, ऑड वाले तो एक तरफ जा रहे हैं और इवन वाले एक तरफ जा रहे हैं। ऑड वाले एक तरफ है, इवन वाले एक तरफ है। यहाँ पर हमें क्लियरली विजिबल हो रहे हैं, यहाँ पर भी हमें क्लियरली विजिबल हो रहे हैं। तो बस हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बच गई, आप पहले इवन वाले प्रिंट कर दीजिए और फिर ऑड वाले प्रिंट कर दीजिए। यहाँ पर बस वही चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर हम ऑड वाले पहले प्रिंट करते हैं और इवन वाले नहीं करते तो हमारे पास क्यों गलत आंसर आएगा। ये रीजनेबल कैसे, ये सोचने वाली चीज़ हमारे पास है। n=4 में ही है, हमने ऑड वाले प्रिंट किए विच इज़ 1 3, हमने इवन वाले प्रिंट किए विच इज़ 2 4, तो 3 और 2 का जो डिफरेंस है हमारा वो 1 आ गया। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम बस पहले क्या करेंगे, पहले ऑड वाले को प्रिंट कर देंगे एंड फिर इवन वाले को प्रिंट कर देंगे। तो हमारी सारी जो प्रॉब्लम मतलब कि सीधी सी बात, पहले इवन वाले को प्रिंट कर देंगे फिर ऑड वाले को प्रिंट कर देंगे, उससे हमारी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। आप यहाँ पर भी देखोगे आपको मिल जाएगा पहले इवन वाले आते हुए, लाइक यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 2 4 आया, फिर 1 5 3 आया। तो इस तरह के हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गए। हमने एक रीजनेबल गेस किया और अब इस गेस को लॉजिकली सोच लेते हैं कि यार जो हम बोल रहे हैं कि यार पहले मैं इवन वालों को लिख देता हूँ फिर मैं ऑड वालों को लिख दूंगा। ये इसी वाली चीज़ पे हम आए थे कि यार पहले इवन को लिख दो फिर ऑड को लिख दो। और क्यों वो लिख दो, क्योंकि यार जो हमारा लास्ट एलिमेंट होने वाला है उसका डिफरेंस भी मेरा 1 होना चाहिए, तो उससे मेरे पास काम हुआ। अब जो इवन एलिमेंट्स है उन सबका डिफरेंस +2 होता है, ऑड वालों का भी सबका डिफरेंस +2 होता है, तो एडजेसेंट एलिमेंट्स का +2 हुआ। अब जब इवन और ऑड वाला मेरा जो कॉन्जिक्यूटिव आ रहा है उनमें भी मेरा डिफरेंस +2 ही होना चाहिए, तो वो चीज़ मेंटेन करने के लिए हम पहले इवन को लिख देते हैं फिर ऑड को, क्योंकि n=4 के लिए वो चीज़ फिर गलत हो जाती है। तो हमने बस वो रीजनेबल गेस किया और हमारी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो गई। लाइक कितना ईजी हुआ हमारे लिए, बस हमने एक पैटर्न्स बनाए, रीजनेबल गेस किया और उसके बाद हमारी क्या ही बच गई, पहले सारे इवेंट्स को प्रिंट कर दीजिए फिर सारे ऑड्स को। तो फाइनल प्रोग्राम हमारा क्या हो, प्रोग्राम जो होते हैं कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स का वो बहुत ईजी होता है।
सिंपल हमने n की वैल्यू रीड की। जब n, अब हमारे पास केसेस हुए ना, ये चीज़ हमें ऊपर यहाँ पे भी समझनी चाहिए। जब n इक्वल्स टू 1 है तो एक बेसिक केस है हमारे, हम 1 प्रिंट कर देंगे। जब n इक्वल्स टू 2 या 3 है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है यार? n इक्वल्स टू 2 के लिए मेरे पास सिर्फ ये 2 परम्यूटेशन बन सकता है, तो इनमें तो कभी भी मेरा 1 से बड़ा डिफरेंस होने का ही नहीं। n इक्वल्स टू 3 के लिए भी मैं कोई भी परम्यूटेशन कर लूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले ऑड लिख दूँ फिर इवन लिख दूँ तो भी दिक्कत, मैं पहले इवन लिख दूँ फिर मैं ऑड लिख दूँ तो भी दिक्कत। तो n इक्वल्स टू 3 के लिए भी कभी भी आंसर नहीं आएगा। तो बस ये केसेस हम अलग से हैंडल कर लेंगे। जब 1 है तो हमने सिंपल 1 प्रिंट कर दिया। जब n की वैल्यू 2 या 3 है तो बस हमने नो सॉल्यूशन प्रिंट कर दिया कि यार भाई हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा। उसके बाद सारे इवन प्रिंट कर दिए, सारे ऑड प्रिंट कर दिए, हमारा आंसर आ गया। यही वाली चीज़ यार, नो सॉल्यूशन वाली चीज़ आप सोच भी सकते हो कि यार हो सकता है किसी बड़ी वैल्यू के लिए भी हमारा नो सॉल्यूशन आ जाए, पर कभी भी बड़ी वैल्यू के लिए नहीं आएगा ना, क्योंकि हमें चाहिए यार इवन जहाँ मेरे एंड हो रहे हो। इवन कहाँ एंड हो रहे होंगे? या तो n पे एंड हो रहे होंगे या n-1 पे एंड हो रहा होगा। ऑड हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा? या तो 1 से ही हमारा स्टार्ट हो रहा होगा। तो ये n-1 या n-1 जो है ये हमारा क्या बड़ा होना चाहिए, n-1 शुड बी ग्रेटर देन 1। तो जैसे जैसे हमारी वैल्यूज़ बढ़ेंगी, n की वैल्यूज़ बढ़ेंगी, तो ये डिफरेंस अपने आप बढ़ेगा 1 से। तो बस हमारी चीज़ सॉल्व हो जाती है। n इक्वल्स टू 4 के लिए वो प्रॉब्लम थी और वो हमने अरेंज कर ली, पहले इवन को प्रिंट करके फिर ऑड को। और लाइक आप देखो कितना इजीली हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हमने कुछ नहीं सोचा कि यार क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, हमने सिंपल एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन लिखा, उसके हिसाब से पैटर्न जनरेट किए। पैटर्न्स को देख के हमें समझ में आ गया कि अच्छा क्या हो सकता है। और मैं आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे दिखाऊंगा, यू विल लव इट। लाइक हमें इतना दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा। और उसके बाद जब हमने लॉजिक सोचा, हमें सारा लॉजिक क्लियर हो गया। अच्छा यार इवन में +2 की पैरिटी से डिफरेंस है, +2 की ऑड में भी होता है, बस मुझे ये वाला एक चीज़ मेंटेन करनी है और वो सिर्फ n इक्वल्स टू 4 के लिए दिक्कत दे रही है। पर अगर मैं इवन पहले लिख देता हूँ ऑड बाद में लिख देता हूँ तो सारी चीज़ें सॉल्व हो गई। तो लाइक यू विल लव इट। लाइक बहुत अच्छी चीज़ है ये सारी चीज़ें। तो यार इसी के साथ यार ये वाली वीडियो खत्म करते हैं। हमारा थ्योरी वाला सेक्शन यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। थ्योरी में हमने जो हमारा राइट माइंडसेट होना चाहिए था वो डेवलप किया, हमें क्या चीज़ें सोचनी चाहिए थी, किस तरीके से प्रॉब्लम को अप्रोच करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर की। एंड आई होप आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। एंड आई प्लीज़ लाइक मैं आपको बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, आप सारी वीडियोज़ को देखिएगा पूरी सीरीज़ की, क्योंकि तभी ये चीज़ समझ में आएगी, तभी इस चीज़ के साथ असली मज़ा आएगा। तो जो आपका कंस्ट्रक्टिव और ग्रीडी वाला जो डर होता है, वो मेरी पूरी कोशिश यही है यार वो चीज़ आपकी ख़त्म हो सके, आप ग्रीडी और कंस्ट्रक्टिव को बहुत इजीली सॉल्व कर पाए और आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाए। आप सिर्फ एक्सरसाइज ही सॉल्व ना करते रह जाए, आप सिर्फ लीड कोड ही सॉल्व करते ना रह जाए। आई मीन क्योंकि अगर आप वही करोगे तो यार AI विल रिप्लेस यू, आई एम सॉरी टू से, बट वो क्योंकि यार सिंपल चीज़ है ना, आपने कुछ डेटा पे आपने ट्रेन किया और वो सॉल्व कर दिए, तो बस वही वाली चीज़ है। तो एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए। एंड प्लीज़ डू लाइक यार, अगर आपको नई सीरीज़ ये अच्छी लग रही है, आप चाहते हो मैं इसे कवर करूँ, कितना फास्ट चाहते हो, एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, आप कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को आगे चाहते हो मैं कवर करूँ। एंड प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब. It really means a lot to me when you subscribe and share. And that's it for this video, and have a nice day. See you in the next video.